अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी 4th क्लास है और आज की क्लास में हम प्रोनाउन और इसकी टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन जो है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को कहा जाता है। मतलब ओरिजिनल नाउन जो है या ओरिजिनल नेम हम स्किप करके उसकी जगह दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, शी, इट, वी, दे, यू, आई, ये सारे प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल को देखें, रवि इज़ इंजर्ड सो ही विल नॉट प्ले टुडे। अब यहाँ पर रवि की बात हो रही है, वो इंजर्ड है, रवि इंजर्ड है। सेकंड पार्ट में हमने उसका नाम मेंशन नहीं किया, हमने कहा ही विल नॉट प्ले टुडे, वो आज नहीं खेलेगा। कौन नहीं खेलेगा? रवि नहीं खेलेगा। इट इज़ अंडरस्टूड कि वी आर टॉकिंग अबाउट रवि, क्योंकि इससे पहले हमने रवि का नाम मेंशन किया है। सेकंड एग्जांपल, सलमा लव्स बुक्स, शी रीड्स एवरी डे। सलमा को किताबें पसंद है, वो रोज़ाना पढ़ती है। अब शी रीड्स एवरी डे, हमने यहाँ पे नाम यूज़ नहीं किया है कि वो पढ़ती है, यहाँ पे हमने एक शी का लफ्ज़ यूज़ किया है सलमा के लिए। सलमा ओरिजिनल नेम है, उसको स्किप करके उसकी जगह शी का लफ्ज़ यूज़ किया है। इट इज़ अ प्रोनाउन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, दे आर हैप्पी। बच्चे खेल रहे हैं, वो खुश हैं। तो यहाँ पर जो ये दे है, ये हमने चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया है, तो दे भी क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब व्हाई डू वी यूज़ प्रोनाउन? हमें प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं? देखें, एक सेंटेंस आपको समझाता हूँ। एलेक्स टोल्ड एलेक्स मॉम दैट एलेक्स वॉज टायर्ड। अब एक छोटा सा सेंटेंस है, मैंने इसमें 3 बार एलेक्स का नाम मेंशन किया है। अगर मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूं तो पता नहीं कितनी बार एलेक्स 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 आएगा, तो कितना स्ट्रेंज लगेगा, कितना अजीब सा लगेगा। कन्वर्सेशन या रीडिंग बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन, सो वी यूज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन की खूबसूरती यही है कि हम जो है वो किसी भी बार बार आने वाले नाम को हटा करके उसकी जगह प्रोनाउन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो छोटा भी हो जाता है, स्मूथ भी हो जाता है पढ़ने में, और अच्छा भी लगता है। तो इसी सेंटेंस को देखें, एलेक्स टोल्ड एलेक्स मॉम दैट एलेक्स वॉज टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने एलेक्स टोल्ड हिज मॉम दैट ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने एलेक्स की जगह जो दूसरी बार और तीसरी बार एलेक्स का नाम आया, वहाँ मैंने एक बार हिज मेंशन कर दिया और एक बार ही मेंशन कर दिया। अब इससे सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तो प्रोनाउन की यही एक खासियत है कि ये जो है वो किसी भी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसको हटाकर हम प्रोनाउन लगा देते हैं, जिससे सेंटेंस हमारा सेंटेंस शॉर्ट भी हो जाता है और पढ़ने में स्मूथ भी हो जाता है। तो प्रोनाउन को समझने के बाद हम इसकी काइंड्स की बात करते हैं। हमारे पास कोई 9 से 10 के करीब जो है वो प्रोनाउन की काइंड्स होती हैं। मैंने यहाँ नाम मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये कोई 10 टाइप्स हैं प्रोनाउन की। इनको हम जल्दी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, दीज प्रोनाउंस रिफर्स टू स्पेसिफिक पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। सेंटेंस में किसी ऐसे शख्स के बारे में, चीज़ के बारे में या जानवर के बारे में जो हमें पता हो, स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, हमें उसके बारे में मालूम हो, तो उसके लिए हम फिर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और एक होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन वो शख्स होता है जो बोल रहा होता है, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग। स्पीकर अपने लिए जो वर्ड्स, जो प्रोनाउन यूज़ करता है वो
फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ये दो होते हैं, आई होता है एक बंदे के लिए सिंगुलर के लिए और वी होता है प्लूरल के लिए। तो फर्स्ट पर्सन सिर्फ दो ही होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन वो शख्स होता है जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपकी बातें सुन रहा है, ठीक है, और वो होता है यू। थर्ड पर्सन की बात करें तो ये वो शख्स होता है जिससे मुतालिक बात की जा रही होती है, जिस शख्स के बारे में बात की जा रही होती है। तो ये हमारे पास होते हैं सिंगुलर में ही, शी, इट और प्लूरल में ये दे होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की हमारे पास ये तीन टाइप्स होती हैं। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, यू आर माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में यू, अब यू कोई ना कोई शख्स होगा जिसको बारे में बोला जा रहा है कि यू आर माई फ्रेंड। सो ये जो है ये प्रोनाउन है। और इस सेंटेंस में देखें दे लिव इन लंदन, यहाँ पर ये जो दे है ये भी प्रोनाउन है। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई जो है ये भी प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन की टाइप समझने के बाद हम ज़रा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं। वैसे तो प्रोनाउन जो है वो दो एक साथ कभी आते नहीं है अनटिल और अनलेस के कॉमा लग जाए या कोई कंजंक्शन लग जाए, अदरवाइज दो प्रोनाउन एक साथ मेंशन नहीं होते। मगर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, अगर कंजंक्शन के साथ या कॉमा के साथ दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ आ जाएं तो उनको किस तरह लिखा जाए। फर्स्ट पर्सन पहले लिखें, सेकंड पहले लिखें या थर्ड पहले लिखें। तो बहुत आसान है। फॉर गुड सिचुएशन ऑलवेज राइट सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर कोई ऐसे बात हो रही है जो आपकी फेवर में है, या फिर आप यूं कह लें कि आपके फेवर में बात हो रही है, किसी अच्छी चीज़ के लिए बात हो रही है, गुड सिचुएशन के लिए बात हो रही है, तो आप पहले सेकंड पर्सन मेंशन करें, फिर थर्ड पर्सन मेंशन करें और फिर फर्स्ट पर्सन मेंशन करें। एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। नाउ इट्स अ गुड सिचुएशन कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो आप इसको बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखें, सेकंड पहले लिखें, थर्ड बाद में लिखें, उसके बाद फर्स्ट मेंशन करें। अगर आपने फर्स्ट पर्सन पहले मेंशन कर दिया सेकंड, तो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। दूसरी कंडीशन, फॉर बैड सिचुएशन ऑलवेज राइट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर कोई ऐसे जुमले में, सेंटेंस में ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है जो कि आपके लिए बैड है या फिर कोई बुरी बात हो रही है, मतलब आपके फेवर में बात नहीं हो रही है, तो फिर आप फर्स्ट पर्सन पहले मेंशन करो, फिर उसके बाद सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन मेंशन करो। जैसे आई, यू एंड ही लॉस्ट द मैच। अब मैच हारना बुरी बात यानी कि बैड सिचुएशन है ना, हमारे लिए बुरा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले मेंशन करेंगे, सेकंड बाद में और थर्ड आखिर में। तो आई, यू एंड ही लॉस्ट द मैच। तो इस तरह से ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनिंग है और आप लोग को ये बात थोड़ा सा पिक करने में मुश्किल हो रहा है, तो आप बस ये जो पहले वाली सिचुएशन है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन, इसी को ही यूज़ कर लें, चाहे दूसरी सिचुएशन क्यों ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन की। हमारे पास प्रोनाउन की तीन केसेस होती हैं। सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस में जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनकी तादाद टोटल 7 हैं। सब्जेक्टिव केस में जितने प्रोनाउन हैं वो टोटल 7 हैं। और इनको सब्जेक्टिव केस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ होते हैं सेंटेंस में। यही वजह है इनको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और ये जो डिफ़ॉल्ट इनकी फॉर्म है ये इसी फॉर्म में ही रहती हैं, ये चेंज नहीं होते। अगर हमने किसी तौर पर मिस्टेक करके इनकी फॉर्म को चेंज कर दिया तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। एग्जाम्पल को देखें, आई विल टॉक टू ही। अब यहाँ पर ये जो ही है ये सब्जेक्टिव केस का है। और सब्जेक्टिव केस मैंने कहा है कि अगर सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट ही यूज़ होगा, वो ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ही यूज़ हुआ है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, विच इज़ ग्रामेटिकली गलत है। अब आप देखें नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आई विल टॉक टू हिम। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है
हम उसको उठा करके सेंटेंस में रखेंगे, तब ये जुमला ठीक हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन आते हैं वो एज ए सब्जेक्ट ही यूज़ होते हैं। यही वजह है इनको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये टोटल 7 है, इनको हम एज ए ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में भी टोटल 7 हमारे पास प्रोनाउन है और इनको भी एज अ ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस में। अगर आपने बाय मिस्टेक इनको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लिया तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। मी विल गो टू पेरिस। अब यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का है, ये रहा मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का है, मगर हमने इसको यहाँ सब्जेक्टिव के तौर पर यूज़ किया है, विच इज़ रॉन्ग, ये गलत है। तो हम इसको ठीक करेंगे और हम इसका आई लगाएंगे, आई विल गो टू पेरिस। तो यहाँ पर इस तरह ऑब्जेक्टिव केस को उठा करके एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। पोजेसिव केस की बात करें, इसमें हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउन है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये 6 जो है ये हमारे पास पोजेसिव केस कहलाते हैं और ये ऑनरशिप या कब्जा या ताल्लुक जो है वो किसी नाउन के साथ शो करता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पोजेसिव केस समझने से पहले एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि हमारे पास 2 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों की तरह, एक यू और एक इट। इन दोनों को हम बतौर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस में जो भी प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट ही यूज़ होंगे और ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट ही यूज़ होंगे, मगर 2 प्रोनाउन, एक यू और इट, इनको हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई विल रिमेंबर यू इन माई प्रेयर्स, इन माई प्रेयर्स। अब यहाँ पर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर जो यू यूज़ किया है ये एज अ सब्जेक्टिव यूज़ किया है, सब्जेक्ट यूज़ किया है, मगर यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यू और इट इन दोनों को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें, इट डज नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो आई डोंट लाइक इट। यहाँ पर जो इट यूज़ हुआ है ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ पर जो इट यूज़ हुआ है ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो बताने का मकसद ये है कि 2 प्रोनाउन यू और इट, इन दोनों को हम एज ए सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट दोनों ही तरह यूज़ कर सकते हैं। थर्ड केस की बात करें, पोजेसिव केस की, जैसे मैंने बताया हमारे पास टोटल 6 पोजेसिव केस में प्रोनाउन है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो पोजेसिव केस के जो प्रोनाउन है वो हमारे सेंटेंस में ऑनरशिप जो है वो बताते हैं, किसी भी चीज़ नाउन के साथ कब्जा या ताल्लुक बताते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। अब ये जो माइन है यहाँ पर ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि बता रहा है कि ये जो बुक है, इस बुक के साथ इसकी पोजीशन बता रहा है कि बुक मेरी है। द फॉल्ट इज योर्स। अब यहाँ पे ये जो योर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये बता रहा है कि ये जो गलती है, ये जो फॉल्ट है ये आपकी है, आपसे उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। तो पोजेसिव केस में जो प्रोनाउन है वो हमें पोजीशन किसी भी चीज़ की बताता है, वो ताल्लुक हो, कब्जा हो, पोजीशन हो किसी चीज़ की, वो बताता है। स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये माय, योर, आवर, हर, इट्स एंड देयर ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इससे पहले वाले जो मैंने लिखे थे वो पोजेसिव केस में पोजेसिव प्रोनाउन थे, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनकी तादाद 6 होती है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों को मैं एक बार आपको समझा दूं कि प्रोनाउन कहते हैं उस नाउन, उस वर्ड को जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, और एडजेक्टिव कहा जाता है उस वर्ड को जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो ये 6 जो हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इनका इस्तेमाल अब ज़रा इस सेंटेंस को ज़रा देखें, दिस हाउस इज़ माइन एंड दिस इज़ माई हाउस।
अब पोजेसिव प्रोनाउन हो या पोजेसिव एडजेक्टिव हो, दोनों का काम जो है वो पोजीशन शो करना होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है इस जुमले से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो दिस हाउस इज़ माइन, ये माइन जो बता रहा है, ये कह रहा है कि ये जो हाउस है ये मेरी मलकियत है, मुझसे इसका ताल्लुक है, वही पोजीशन बता रहा है। सेकंड सेंटेंस दिस इज़ माय हाउस, अब ये माय जो है ये भी इस हाउस के बारे में बता रहा है कि ये घर मेरा है। अब यहाँ दोनों बातों का मतलब सेम है, दोनों जगह पर पोजीशन बता रहा है, तो मतलब क्या है इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो माइन यूज़ हुआ है ये पोजेसिव केस प्रोनाउन यूज़ हुआ है, सेकंड में जो माय यूज़ हुआ है ये पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा उस नाउन के बाद आते हैं जिसकी पोजीशन उसने दिखानी होती है। जैसे ये हाउस है, इस नाउन के लिए ये माइन यूज़ हुआ है तो ये इसके बाद आएगा, जबकि एडजेक्टिव उस नाउन से पहले आते हैं जिस नाउन के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये हाउस है, ये इसके लिए इस्तेमाल हुआ है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव इससे पहले लगा है। इसके अलावा अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव को चेंज करके देखें तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को दिस इज़, इस माय को हटा के यहाँ पर लगा दूँ दिस इज़ आ हाउस, ये सेंटेंस अब भी ठीक है, मीनिंगफुल है, मीनिंग में फ़र्क ज़रूर आया है मगर सेंटेंस ख़राब नहीं हुआ है, सेंटेंस अपनी मीनिंग दे रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एडजेक्टिव को हटा दें तब भी सेंटेंस की मीनिंग बाकी रहते हैं। अगर हम यही काम ऊपर वाले सेंटेंस के साथ करें, अगर मैं इसको कहूँ इस तरह दिस हाउस इज़ आ, तो अब ये कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा, ये गलत सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव को हटा दिया जाए तब भी वो अपनी मीनिंग देता है, जबकि प्रोनाउन को हटाने से उसकी मीनिंग पे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इसकी जगह प्रोनाउन कोई और यूज़ कर लूँ जैसे हिज, अब मैंने दिस हाउस इज़ हिज, अब ये सेंटेंस दोबारा ठीक हो गया, मैंने अगेन पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है तो और इसके फ़ौरन बाद यूज़ किया है, तो अब ये सेंटेंस दोबारा से ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि एडजेक्टिव नाउन से पहले लगाया जाता है जबकि पोजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद लगाया जाता है। एडजेक्टिव को हटा देने से सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहता है, प्रोनाउन को हटाने से सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता, उसका लगाना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। दोज पर्सनल प्रोनाउंस which show ownership और relationship। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास दरअसल पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं, मगर इसको मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है वो ऑनरशिप को या फिर रिलेशनशिप को जो है वो शो करता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स के तौर पर माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पोजेसिव का मतलब होता है किसी की ऑनरशिप रखना, मलकियत रखना। एग्जाम्पल देखें, द गोल्डन वॉच इज़ हिज, ये जो यहाँ पे हिज है ये पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वॉच है इसके बारे में बता रहा है कि ये इससे ताल्लुक़ रखती है, ये वाली वॉच इससे ताल्लुक़ रखती है, यहाँ पे इसकी पोजीशन बता रहा है, ये हिज इस वॉच की पोजीशन बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस, दिस बैग इज़ हर्स, यहाँ पे ये जो हर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये हर्स जो है ये इस बैग के बारे में बता रहा है कि ये बैग जो है वो इससे बिलोंग करती है। यहाँ पे दिस हाउस इज़ माइन, ये जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये माइन इस हाउस के बारे में बता रहा है कि ये जो हाउस है ये इससे बिलोंग करता है। तो पोजेसिव प्रोनाउन हमें जो है वो किसी भी चीज़ का ऑनरशिप या उससे रिलेशनशिप हमारा जाहिर करता है। इसके अलावा एक बात नोट करने वाली बात है कि पोजेसिव प्रोनाउन में जो जिस नाउन की या जिस चीज़ की मलकियत बताई जा रही होती है, पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के बाद आता है। अब यहाँ पे वॉच एक चीज़ है जिसकी मलकियत ये हिज बता रहा है, तो ये जो वॉच के बाद आ रहा है पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह बैग है, इसकी पोजीशन ये हर्स बता रहा है, तो ये हर्स ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये इस नाउन के बाद आ रहा है।
इसी तरह ये हाउस है, ये माइंड जो है ये इस हाउस की पोजीशन बता रहा है, तो ये जो प्रोनाउन है ये इस नाउन के बाद आ रहा है। तो जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा उस नाउन के बाद लगाया जाता है जिस नाउन की वो पोजीशन बता रहा होता है। पर्सनल प्रोनाउन समझने के बाद प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये समझते हैं एंटीसीडेंट बोलते किसको हैं। एंटीसीडेंट कहा जाता है अर्लियर नाउन फॉर विच प्रोनाउन इज़ यूज्ड। वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। यानी कि जुमले में जो ओरिजिनल नेम को स्किप करके हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो ओरिजिनल नेम एंटीसीडेंट कहलाता है। तो सेंटेंस में प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अब इससे क्या मतलब है, अब ये देखें सेंटेंस है इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद जो है वो एक सिटी है और इस्लामाबाद क्योंकि एक है तो हमने यहाँ पे उसके लिए इट का यूज़ किया है। प्रोनाउन यहाँ पे नाम को हटाकर इट का यूज़ किया है। सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इट का यूज़ किया है। अब प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट का मतलब है यही कि अगर सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन भी इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा, और अगर मस्क्यूलिन नाउन यूज़ हुआ है तो उसके लिए फिर मस्क्यूलिन प्रोनाउन यूज़ होगा। इस चीज़ को कहा जाता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। अब यहाँ पर ये इस्लामाबाद एक सिंगल सिटी की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने इट लगाकर सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया है। तो यहाँ पर और ये प्रोनाउन और नाउन का आपस में यहाँ पर एंटीसीडेंट का इनका आपस में एग्रीमेंट हो रहा है। काशिफ एंड हमज़ा, यहाँ पर दो नाम यूज़ हुए हैं और दोनों नाम यूज़ हुए तो ये प्लूरल हो गया, इस वजह से हमने यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है। इसको कहा जाता है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। इसी तरह अगर किसी लड़की का नाम यूज़ हुआ है तो वहाँ पर प्रोनाउन भी फिर लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। ये अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ग्रामेटिकली आप गलती कर रहे हो। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होना मस्ट है। स्टूडेंट्स, कैसे समझने के बाद हम नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ या जगह की तरफ इशारा करता है। हमारे पास चार जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस और दैट ये सिंगुलर चीज़ के लिए, यानी कोई सिंगुलर पर्सन या चीज़ है उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है, जबकि दीज एंड दोस ये प्लूरल के लिए जो है वो यूज़ होता है। अगर प्लूरल है तो वहाँ उसके लिए दीज और दोस का इस्तेमाल होगा, सिंगुलर है तो दिस और दैट का इस्तेमाल होगा। दिस और दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, पास में करीब में कोई चीज़ रखी हुई आपके सामने है तो आप दिस या फिर दीज का इस्तेमाल करोगे, और अगर कोई दूर चीज़ पड़ी हुई है, सिंगल है तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे, प्लूरल है तो आप दोस का इस्तेमाल करोगे। तो एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दिस इज़ माई बुक, मतलब बुक सामने रखी हुई है और मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करके कह रहा हूँ कि दिस इज़ माई बुक। तो ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है किसी चीज़ की तरफ। सिमिलरली दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब दूर कई फूल पड़े हुए हैं, ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हम उसकी तरफ कहेंगे दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो जो प्रोनाउन पॉइंट आउट करता है पर्सन्स की तरफ या चीज़ों की तरफ, थिंग्स की तरफ, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन थोड़ा सा इनके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं, जो इसको ज़रा अटेंटिव होकर समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो वर्ब होता है, जो एक्शन होता है, उसका डायरेक्टली असर सब्जेक्ट पर पड़ता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट का एक्शन है उसका जो भी असर होता है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक और बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही शख्स होते हैं। एग्जाम्पल से ये बात ज़्यादा क्लियर होगी।
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। ये 6 जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, और ये 3 जो है ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह टोटल ये 9 जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल्स, शी हर्ट हर सेल्फ। अब यहाँ पे ये प्रोनाउन है शी, इसने एक्शन किया है, हर्ट किया है, और ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, हर सेल्फ। अब यहाँ पे शी और ये जो ऑब्जेक्ट हर सेल्फ है ये दोनों एक ही शख्स हैं। अब इसके एक्शन से खुद असर इसी पर हुआ है, उसने खुद को ज़ख्मी किया, जो उसने हर्ट किया उसका जो एक्शन है उसका असर भी उस पर खुद पर पड़ा है। तो शी हर्ट हर सेल्फ। आई कट माई सेल्फ विथ अ नाइफ। यहाँ पे आई कट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ और आई ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये दोनों एक ही शख्स हैं। और ये जो एक्शन है कट करना, इसमें जो आई ने जो कट किया है, किसको कट किया, खुद को कट किया, तो एक्शन का जो असर है वो उस पर खुद रेफर हो रहा है, उस एक्शन का असर उस पर खुद आ रहा है। थर्ड देखते हैं, ही बॉट हिमसेल्फ अ हाउस। उसने घर खरीदा अपने लिए। अब यहाँ पर ये जो ही है और हिमसेल्फ है ये दोनों एक ही शख्स हैं, एक ही पर्सन है, और ये जो उसने ख़रीदा है, एक्शन किया है, उसका एक्शन का जो असर है वो उस पर डायरेक्टली खुद आ रहा है, उसने खुद के लिए घर खरीदा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो एक्शन होता है उसका असर डायरेक्टली सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है दिस प्रोनाउन रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो एक्शन है उसका डायरेक्टली असर सब्जेक्ट पर होता है, और जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही शख्स होता है। टोटल 9 प्रोनाउन होते हैं, 6 उसमें सिंगुलर होते हैं और 3 इसमें प्लूरल होते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि वैसे हमें जो है वो यू का सिंगुलर और प्लूरल का पता नहीं चलता, मगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमें ये बात वाज़े हो जाती है। अगर योर सेल्फ लिखा है तो वो एक है, योर सेल्व्स लिखा है तो वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें, दीज प्रोनाउंस पुट स्ट्रेस ओवर द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। एम्फेटिक प्रोनाउन में जो वर्ब होता है सब्जेक्ट का, उस पर स्ट्रेस दिया जा रहा होता है। जो वर्ब है सब्जेक्ट का वो डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस दे रहा होता है कि वट एवर एक्शन इज हैपनिंग, सब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। मतलब कि सेंटेंस में जो भी एक्शन हुआ है उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल वो सब्जेक्ट है। तो इस बात को स्ट्रेस देने के लिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ होता है। और ये सारे जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं, मगर इनका सिर्फ फंक्शन पता चलता है सेंटेंस में कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसको अब कैसे पहचानेंगे ये भी बताते हैं। पहले एग्जांपल को देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। मैंने बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में वर्ब के ऊपर स्ट्रेस डालता है, सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस डालता है किसी काम को करने के लिए, कि वो सब्जेक्ट जो है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल को देखें, ही हिमसेल्फ कैम टू रिसीव मी। यहाँ पे ये जो हिमसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ही हिमसेल्फ मतलब वो खुद से आया मुझे रिसीव करने के लिए, उसको किसी ने बोला नहीं, वो खुद से आया है। तो एक्शन जो उसने, ये जो कैम है आना, वो उसने खुद किया है, अपने मर्जी से किया है। तो यहाँ पे स्ट्रेस डाला जा रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि जो भी एक्शन हुआ है वो इसने खुद अपने मर्जी से किया है। सेकेंड सेंटेंस, शी हरसेल्फ बॉट अ हाउस। उसने अपने लिए खुद घर खरीदा। तो यहाँ पर जो ये हरसेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे जो ख़रीदना है एक्शन है वो उसने खुद से किया है, तो यहाँ पे ये जो एक्शन है ये डायरेक्टली इस एम्फेसाइज कर रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर कि जो भी एक्शन यहाँ पर हुआ है वो इस सब्जेक्ट ने खुद से किया है। तो इसी वजह से हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। शी हरसेल्फ बॉट अ हाउस आप इस तरह लिखो, या शी बॉट अ हाउस हरसेल्फ इस तरह लिखो, दोनों बात एक ही है। एक और बात गौर करें कि यहाँ पे ही भी प्रोनाउन है, हिमसेल्फ भी प्रोनाउन है,
और कभी भी सेंटेंस में दो प्रोनाउन एक साथ नहीं आते, मगर यहाँ पर दोनों ऐसा ये एक साथ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि ये हिमसेल्फ जो है ये इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, पार्ट है। इसी तरह ये हरसेल्फ इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा अदरवाइज प्रोनाउन जो है वो बिना कॉमा के या कंजंक्शन के दो प्रोनाउन एक साथ नहीं लिखे जाते। तो स्टूडेंट्स, आपने एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है, ये जो है वो चेक करना बहुत आसान है। मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ। अगर आपने वो सीख लिया तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि जो प्रोनाउन सेंटेंस में आया है वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। देखें, अगर आप ये सेंटेंस लिखा हुआ है शी हर्ड हरसेल्फ, अगर आप इस सेंटेंस में से प्रोनाउन को हटा दें तो अगर सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल रहता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन यूज़ हुआ था वो एम्फेटिक यूज़ हुआ था। और अगर प्रोनाउन हटाने के बाद सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहता, अपना सेंस पूरा नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, अब ये लिखा हुआ है शी हर्ड हरसेल्फ, अगर इसमें से मैं हर सेल्फ को हटा दूं तो क्या बचेगा? शी हर्ट। अब सिर्फ शी हर्ट कोई सेंस दे रहा है? नहीं ना, जुमला इनकम्प्लीट है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसका मतलब यहाँ जो हर सेल्फ यूज़ हुआ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मैं इस सेंटेंस में से ही हिमसेल्फ केम टू रिसीव मी, अगर मैं यहाँ से यह प्रोनाउन हिमसेल्फ हटा दूँ तो फिर सेंटेंस क्या बचेगा? ही केम टू रिसीव मी। ये सेंटेंस फिर भी सेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्रोनाउन है ये एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। इस तरह आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रोनाउन एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच डिनोट्स वन ऑफ द ग्रुप और ईच ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसा गैर वाज़ेह प्रोनाउन है जो या तो किसी एक को एट अ टाइम डिफाइन करेगा या पूरे ग्रुप में से हर एक को अलग अलग डिफाइन करेगा। इन तमाम प्रोनाउन में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडेफिनेट प्रोनाउन तकरीबन स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी ग्रुप में से किसी एक को या फिर उस पूरे ग्रुप को अलग अलग करके डिफाइन करता है। एग्जाम्पल्स को देखो, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ इंटेलिजेंट, मतलब बहुत सारे बॉयज़ हैं जो इंटेलिजेंट है, उनमें से हर बंदा इंटेलिजेंट है। तो ये जो ईच है, यहाँ पर ये जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये हर बंदे की बात कर रहा है, उस ग्रुप में से हर बंदे की अलग अलग बात कर रहा है कि हर बंदा जो है वो इंटेलिजेंट है। इसी तरह वन ऑफ द फैन इज़ वर्किंग, अब बहुत सारे फ़ैन हैं जो चल रहे हैं मगर उनमें से एक फ़ैन जो है वो काम कर रहा है, बाकी फ़ैन काम नहीं कर रहे। अब फ़ैन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक फ़ैन की बात हो रही है, वन ऑफ द फैन। तो यहाँ पर ये जो वन है ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो एट अ टाइम किसी एक को ग्रुप में से उठा के डिफ़ाइन करता है या उस ग्रुप को अलग अलग करके डिफ़ाइन करता है। अब हमारे पास एवरीवन, नन, ईदर, नीदर, ऑल, समवन, वन, ईच, ये सारे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू अमेरिका। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मेरे दोस्तों में से कोई एक अमेरिका जा रहा है। अब बहुत सारों में से एक को एट अ टाइम डिफाइन किया गया है कि मेरे दोस्तों में से कोई एक जो है वो अमेरिका जा रहा है। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि सिर्फ एक ऑल ऐसा है जो प्लूरल है, बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर हैं। इनके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर वाला इज़ ही इस्तेमाल होता है। ये सारे सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब इनके साथ इस्तेमाल होगा। हो सकता है आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ तो फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स तो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये वन है, तो वन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ 2 सेंटेंस लिखे हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो तमाम ये वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन में भी यही वाले
प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मगर इनका जब सेंटेंस लिखा जाता है तब पता चलता है फंक्शन कि इनका फंक्शन इंडेफिनिट प्रोनाउन का है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल है ऑल इज़ वेल और एक एग्जाम्पल है ऑल ऑफ देम आर वेल। अब ऊपर में मैंने जो है वो आपको भी बताया कि ऑल क्योंकि ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है तो वो प्लूरल है, तो मैंने यहाँ आर क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह यह है कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। और सेकंड बात ये है कि ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है ऑल ऑफ देम आर वेल, मैंने यहाँ पे जो है वो प्लूरल वाला वर्ब यूज़ किया है इनके साथ, और ये वाला जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है और कौन सा इनडेफिनेट है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एट अ टाइम किसी एक को डिफाइन करता है, और जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, अभी उसकी तरफ आने वाले हैं, वो तमाम ग्रुप को एक साथ डिफाइन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल ऑफ देम आर वेल, अब यहाँ पर मैंने प्लूरल के तौर पर इसको लिया है, तभी मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल वाला ही लगाया है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स के लिए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो एट अ टाइम किसी एक की बात करता है, लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स की तो बात करता है, मगर एक साथ सबकी एक साथ बात करते हैं, अलग अलग बात नहीं करता है। अब आप देख सकते हैं समवन, समबडी, मैनी, समथिंग, एनीथिंग, ऑल, ईच, नन, एनी, फ्यू, नोबडी एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन का मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनेट मतलब जिसका हमें मालूम ना हो। अब ये बात इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगी। समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है। हु इज़ वेटिंग, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम, नॉन स्पेसिफिक है ना, इसलिए हमें नहीं पता। समबडी कॉल द पुलिस, किसी ने पुलिस को, कोई पुलिस को बुलाया, कौन, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड लेसन, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेसन समझ आया, किनको समझ आया, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। एवरीबडी एंजॉयड द पार्टी, हर एक ने पार्टी को एंजॉय किया, किस किस ने किया हमें नहीं पता। तो जैसे इनडेफिनेट नाम से ही पता चल रहा है कि इनडेफिनेट एक गैर वाज़े, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में, तो ये सारे जो नाउन हैं ये एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इन दो प्रोनाउंस के बीच में क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एट अ टाइम एक को डिफाइन करता है, जबकि इनडेफिनेट जो प्रोनाउन है वो सारे ग्रुप को एक साथ डिफाइन करता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लेता, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जितने भी प्रोनाउन हैं इन सब के साथ ऑफ लगाया जाता है प्रेपोजिशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ, यहाँ पे लिखा है ईच ऑफ, वन ऑफ, इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है और कौन सा इनडेफिनेट प्रोनाउन है। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। सिंपल है, बहुत आसान है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है। हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, whom, when, whose, how, ये सारे वो प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, ये यहाँ पर व्हाट जो है यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर आर यू गोइंग, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हाउ आर यू, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। मैं एक बार दोबारा दोहरा दूँ कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन ये सेम होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, मगर इनका फंक्शन जो है सेंटेंस में बताता है कि ये एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में यही वाले प्रोनाउन जो है वो एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुए थे, जो हमने आपको पिछले टाइप्स में बता दी है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये भी बहुत आसान है। दीज प्रोनाउंस एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शंस एंड रिलेशनशिप।
जो हमारा आपस का जो एक्शन है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का जो एक साथ बाहमी एक्शन है ना, जो एक्शन वो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसका रिलेशनशिप हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताता है। मतलब एट अ टाइम दो या दो से ज़्यादा लोग हैं जो एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका रिलेशनशिप उस एक्शन के साथ हमें ये वाला प्रोनाउन बताता है। हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। एग्जाम्पल को देखें, द ब्रदर्स ऑफन टीज ईच अदर। जो दो भाई हैं वो एक दूसरे को टीज मतलब तंग कर रहे हैं, आपस में जो प्यार मोहब्बत में करते हैं, तो दो भाई आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो एक्शन है टीज करना, ये दोनों बाहमी तौर पर कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। द स्टूडेंट शेयर्ड नोट्स विद वन अनदर। स्टूडेंट्स ने नोट्स को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया। वही बात कि जो एक्शन है शेयर, ये सब आपस में एक साथ कर रहे हैं, यानी एक्शन एक है और जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो सारे मिलकर एक साथ वो एक्शन जो है परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो ये लोग आपस में कर रहे हैं। ये जो ईच अदर है ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर टू पीपल, फॉर टू पर्सन, और वन अनदर मोर देन टू पर्सन। ईच अदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी एक्शन जब दो बंदे आपस में, दो पर्सन आपस में कर रहे हो तो हम ईच अदर कहते हैं, और जब दो से ज़्यादा लोग कोई एक्शन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हो तो फिर वन अनदर हम यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप ईच अदर की जगह वन अनदर यूज़ करते हैं और वन अनदर की जगह ईच अदर यूज़ करते हैं तब भी ये ठीक होगा, इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। मगर जो ज़्यादातर ग्रामर समझने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये दो पर्सन के लिए होता है और ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है। बहरहाल आप इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, ये गलत नहीं माना जाएगा।